आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी का 4th चैप्टर एयर। पहले मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दिन से मैं बहुत बिज़ी था, इसलिए मैं अपना लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो आ गया, देख लीजिए। पहले क्लास 7 एनसीईआरटी का 3 वीडियोस अवेलेबल है, ये चौथा है। ठीक है, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीएससी स्टडी बुक पे। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी सीएससी रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, वो भी पूरे फ्री में। तो ये आपका कर्तव्य होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एयर। तो हमें जानना पड़ेगा एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट, एयर का ह्यूज ब्लैंकेट के द्वारा सराउंडेड है। ठीक है, ये हमारा अर्थ अगर होता है तो इसका एक अपर लेवल, ये जो है कुछ ऐसे एक ह्यूज ब्लैंकेट की तरह हवा इसको हमारे अर्थ को घिरा हुआ है। ठीक, अर्थ को घिरा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। देखिए, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों गैस बहुत प्लेंटीफुल गैस हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में है एटमॉस्फेयर पे हमारे। ठीक, CO2, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये जो गैसेस हैं ये लेसर क्वांटिटीज़ में मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत कम मात्रा में मिलती हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। देख लीजिए, जैसे मैंने शायद जियोमॉर्फोलॉजी का एक पार्ट पढ़ाया था क्लास 6 एनसीईआरटी में। तो जैसे स्पेस में सारी चीज़ें, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, वो उसका मेन कंपोनेंट डस्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी कुछ परसेंट डस्ट पार्टिकल्स रहते ही हैं। ठीक है, वी इनहेल नाइट्रोजन इन लंग्स इन लेसर अमाउंट देन व्हेन वी ब्रीथ। देखिए, अब क्या होता है, सब कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ट्रीज़ को, लेकिन ये भी सच है कि हम लोग एकदम लेसर अमाउंट में नाइट्रोजन भी लेते हैं। ये भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है भैया, ये भी ज़रूरी है। अब क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तब इस नाइट्रोजन को एक्सहेल भी कर देते हैं। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। अब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के नाम से। क्यों इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? बिकॉज व्हेन CO2 रिलीज इन एटमोसफियर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम अर्थ। देखिए, अब क्या होता है, ये समझ लीजिए हमारा अर्थ है। ठीक, ये समझ लीजिए CO2 का सर्कल है और ये हमारे सूर्य मामा है। ठीक है, पूरा शानदार चश्मा पहने हुए। चलिए, ये दूसरे को तो हीट देते ही हैं, खुद भी हीटेड रहते हैं। अब देख लीजिए, ये अगर हमारा अर्थ हो गया तो इनका हीट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। यह कहाँ पर हीट देंगे? अर्थ पे देंगे। ठीक है, अब ये जो हीट है इसका कुछ अमाउंट क्या होता है, ऐसे रिफ्लेक्ट होना चाहेगा, लेकिन ये जो हमारा CO2 है इसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। यहाँ पर ही इसको ऐसे 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 ऐसे
रिफ्लेक्ट करता रहेगा, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा, ये जो एरिया है इसका हीट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, व्हेन लेवल ऑफ CO2 in the atmosphere increases, the temperature of the earth is called global warming। देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है। जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिफ्लेक्ट होने नहीं देगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ते ही रहेगा, दिन बर दिन बढ़ते ही रहेगा। जो अभी होता है, देख लीजिए अभी गर्मी के समय कितनी गर्मी है, ठंड के समय भी उतना ठंड ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो गर्मी है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसका टेम्परेचर जो है दिन ब दिन इंक्रीज़ करता जा रहा है। ये किसके वजह से हो रहा है, ये CO2 की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये CO2 की वजह से हो रहा है। अब देख लीजिए ये होता क्यों है। आजकल के दिन में अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ये इंक्रीज़ करते रह रहे हैं। जितना समय बढ़ता जा रहा है उतना सिटी डेवलप्ड होते जा रहे हैं, उतना उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जब इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसके अलावा भी, ठीक है, कार का जो धुआं है, फैक्ट्री का जो स्मोक है, ये सब जब निकलता है ना, तो इन सब में क्या होता है, CO2 होता है भैया, CO2, ठीक है। ये जो CO2 है यही तो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं, यही तो ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करते हैं, हीट को कंप्लीटली रिटर्न नहीं जाने देते हैं, ठीक है, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं। क्या होता है, एक सेकेंडरी रीज़न ये भी है कि हम लोग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, या फिर हम लोग सोच लीजिए कहीं पर कोई लैंड खरीदे, वहाँ पर घर बनाएंगे, तो क्या करते हैं, वहाँ पर अगर कोई ट्रीज़ वगैरह होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रीज़ जो होती हैं, उसको क्या कर देते हैं, कट डाउन कर देते हैं, ठीक है, उसको कट कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं। अब जो वो एक हमारा इन्वायरमेंट का एक अलग पार्ट था, ठीक है, वो एक पार्ट था। क्यों, देख लीजिए, ये समझ लीजिए मैन है, ठीक है, और ये ट्री है, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को CO2 देते हैं, ठीक है, उसके बदले वो क्या करता है, हम लोग उनको ऑक्सीजन देता है। अब जब एयर में भी CO2 का मात्रा बढ़ जाता है, तब क्या करता है, वो ट्रीज़ वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है। इसके चलते क्या होता है, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो नेचर है, वहाँ पर क्या होता है, O2 एंड CO2 का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक रहता है, ठीक है। सो ये हम लोग क्यों करते हैं, ये हमारा नीड फुलफिल करने के लिए करते हैं, लेकिन ये हम लोग नहीं जानते कि ये जो CO2 है ये दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है और ये एक दिन हम सबको हीट करेगा, हालांकि हीट कर भी रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए, अमाउंट ऑफ गैसेस, सॉरी एक वो ऑफ होगा, ये नहीं होगा, गैसेस दैट नॉर्मली प्रेजेंट इन एयर। अब देख लेते हैं कौन सा गैस कितना परसेंट मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% एंड बाकी जो गैसेस हैं वो 0.04%, ठीक है। इस अमाउंट में होते हैं, ये याद रख लेना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए जाते हैं आगे। देखिए, ग्रीन प्लांट्स गिव अस O2 एंड टेक CO2 फ्रॉम अस। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे पास से CO2 लेते हैं
ठीक है। हमको क्या देते हैं उसके बदले? O2 देते हैं। ऑक्सीजन के अलावा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, तो वो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन देता है, ठीक है। अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक, नहीं मिलेगा। क्या होगा? पूरा अर्थ का जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई ह्यूमन हो या फिर और कुछ हो, ठीक है, कोई एनिमल हो, कोई इसके अलावा बच नहीं सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए, उनको कुछ, जैसे हम लोगों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, उन लोगों का भी कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन की नीड होती है, ठीक है, बट वो इतना भी एबल नहीं है जो वो डायरेक्टली एयर से वो ले सके, ठीक। तब उनको मिलेगा कैसे? मिलेगा ऐसे, देख लीजिए, उनका जो रूट होता है, ठीक है, उनका जो रूट होता है, उनके रूट में एजिटोबैक्टर, ठीक है, एजिटोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया रहता है रूट्स में, ठीक है, सॉइल के साथ मिला हुआ रहता है, जो क्या करते हैं, उस N2 को एयर से डायरेक्टली लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, वो ट्रीज़ को दे देते हैं, ठीक। समझ में आया सबको? अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, एटमॉस्फेयर को हमने पढ़ लिया, उसके कंपोनेंट्स भी जान लिए, ग्लोबल वार्मिंग हमने जान लिया। अब आ जाते हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में, देख लेना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या है। अब एटमॉस्फेयर तो मैंने बोल दिया, इसको आपको तो जानना ही पड़ेगा कि इसके बाद क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूरियस होंगे, ठीक है, देख लीजिए। पहले आता है ट्रोपोस्फियर, ये कुछ लेयर्स हैं, ठीक है, ये हमारा अर्थ है समझ लीजिए, तो इसके ऊपर कुछ लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, ऐसे करके कुछ लेयर्स में डिवाइडेड करते हैं, ठीक। लेकिन ये सब एटमॉस्फेयर के एक एक लेयर्स हैं, ठीक है। पहले आता है एक नंबर पे हमारा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्सोस्फियर, ठीक। चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट चीज़ में। अब जान लेंगे ये सब, थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे, देख लीजिए। अब जानेंगे ट्रोपोस्फियर है क्या। मैंने बता तो दिया ट्रोपोस्फियर अब है क्या, इसको जानेंगे। चलिए, द ट्रोपोस्फियर इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इसका सबसे लोएस्ट लेयर क्या है? ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, इसका सबसे लोएस्ट लेयर ट्रोपोस्फियर है। अब देख लीजिए, जो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज इन ट्रोपोस्फियर, ठीक। क्लाउड्स जो है ये ट्रोपोस्फियर में ही रहते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट वेदर ऑकर्स विद इन लेयर्स। देख लीजिए, जो वेदरिंग इशूज़ होती हैं, जो बारिश होती हैं, टॉर्नेडोज आती हैं, बहुत सारे जो इशूज़ होती हैं, वो क्या होता है, वो इस ट्रोपोस्फियर में होते हैं, वो स्ट्रेटोस्फियर में नहीं होते, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, वो स्ट्रेटोस्फियर में नहीं होते, वो सिर्फ ट्रोपोस्फियर में होते हैं। अब देख लीजिए, ट्रोपोस्फियर मैंने बता दिया, अब स्ट्रेटोस्फियर देख लेते हैं। स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर जो है वो एक्सटेंड करता है ट्रोपोस्फियर के ऊपर से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये हमारा ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर है। इसके ऊपर, ठीक है, इसके ये जितना दूर गया उसके ऊपर 50 किलोमीटर्स तक, ठीक है, 50 किलोमीटर्स तक ये एक्सपैंड होता है, ठीक है, 50 किलोमीटर्स तक ये रहता है, ठीक।
चलिए अब आते हैं फिर वहाँ, देख लीजिए द इनफेमस ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ओजोन लेयर क्या कहते हैं? ओजोन लेयर जो है हमारा जो सन का एनर्जी है, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है, जो हाई एनर्जी है, जो हार्मफुल रेज हैं, ठीक है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जो ओजोन का लेयर होता है, ये एक्चुअली ओजोन लेयर क्या है पता है? O3 का जो गैस होता है, ठीक है, उसका एक सिंपल सा एक लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। वो क्या करता है? वो लेयर हमें अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है, हार्मफुल रेज एंड अल्ट्रा वायलेट एंड अदर हार्मफुल रेज से हमको प्रोटेक्ट करता है, जो सन से आते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर क्या है? मेसोस्फीयर इज ए लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। द मेसोस्फीयर इज डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। अब क्या होता है भैया? ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर में होता है, ठीक, ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर में होता है। देख लीजिए एक के ऊपर एक आता जा रहा है, ठीक। ये कितना दूर एक्सटेंड करता है? ये एक्सटेंड करता है 50 से 85 किलोमीटर्स, ओके, 31 टू 53 माइल्स। ये याद रखना है आप सभी को, ठीक। ये जो डिस्टेंसेस हैं ये आपको याद रखने हैं, और क्या क्या एक्टिविटीज़ होता है वो याद रखना है, ठीक। अब देख लीजिए टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट थ्रू आउट द मेसोस्फीयर। अब क्या होता है? ये जो मेसोस्फीयर है, देख लेते हैं थोड़ा। ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, जैसे अब दिखा रहा हूँ आपको मैं। अब देख लीजिए ये तो हो गए थर्ड लेयर मेसोस्फीयर। आप जितना इसमें ऊपर जाते रहेंगे, ठीक है, ये हमारा मेसोस्फीयर है, जितना इसमें ऊपर जाते रहेंगे आपका जो टेम्परेचर है वो नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। मान लीजिए जब आपने यहाँ पर शुरू किया तब आपका टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। आप जब इसके ऊपर पहुँचेंगे, ठीक, आप जब इसके ऊपर पहुँचेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो मे बी हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट सबसे ठंडा पार्ट है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, कोल्डर पार्ट इन एटमॉस्फेयर, ठीक, ओके। अब आते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या होता है? द थर्मोस्फेयर लेयर इज अर्थ एटमॉस्फेयर डायरेक्टली अबव द मेसोस्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर के ऊपर होता है ये, एंड बिलो एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर के नीचे होता है, ठीक। विद इन द लेयर द एटमॉस्फेयर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अच्छा एक बात बताना भूल गया, ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पर क्या होता है पता है? हमारे जो प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, जेट प्लेन्स हैं, ये सब यहाँ पर से गुजरते हैं, ठीक है। ये ट्रोपोस्फेयर से नहीं गुजरते हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर से गुजरते हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर्स में कोई क्लाउड्स या फिर कोई वेदर एक्टिविटीज़ नहीं होती, ठीक है, इसके चलते ये यहाँ से गुजरते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं द विद इन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कॉजेज फोटो आयोनाइजेशन एंड फोटो डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, creating ions. The thermosphere the such consists large part of ionosphere, ठीक है, आयोनोस्फीयर। अब क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारे यूनिवर्स से जो मीटियोर्स आते हैं, ठीक है, ये हमारा जो आयोनोस्फीयर है ना, ये जो हमारा आयोनोस्फीयर है, यहाँ पर क्या होता है? बर्न हो जाते हैं, ठीक है, ये उनको बर्न कर देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सोस्फीयर, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सोस्फीयर क्या है, ठीक। द एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। देखिए ये एटमॉस्फेयर के एकदम लास्ट हिस्सा है, ठीक, एकदम लास्ट हिस्सा। ये आता है 500 किलोमीटर से 10,000 kilometers within the region. The particles of atmosphere can travel for
100 kilometers in ballistic trajectory before pumping into any particles of atmosphere, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये अप्रॉक्स कहीं कहीं 500 रहता है, कहीं कहीं 700 रहता है, ये होता ही रहता है, बुक्स के अराउंड चेंज होता रहता है, ठीक है। अब देख लीजिए ट्रोपोस्फियर कितना 0 to 12, हालांकि वहाँ पर कुछ 10 समथिंग वगैरह थे, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर 12 to 50, मेसोस्फियर 50 to 80, ठीक। थर्मोस्फियर 80 to 700 एंड एक्सोस्फियर 700 to 10,000। अगर इसमें कुछ थोड़ा भी 100-200 मीटर का चेंज हो गया तो कोई बहुत कुछ इशू नहीं होगा, ठीक है। हर बुक में अलग अलग रहता है, तो यहाँ पर भी अलग है, ठीक है। तो देख लीजिए भैया, हमारा जो अर्थ है वो 2,000,000,000 पार्ट्स का ओनली 1% सन का जो एनर्जी होता है वो कंज्यूम करता है, ठीक है। वो कंज्यूम करता है, वो उसको मिलता है, और वो 1% इसका 1% ओनली कंज्यूम करता है, ठीक है। ये जान के रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब देख लीजिए टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर वी फील एवरी डे इज़ एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर। देख लीजिए हमारा जो टेम्परेचर है, हमने बोला ना कि शायद आपने सुना ही होगा कि आज का टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत धूप दे रहा है। तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कहते हैं। तो ये टेम्परेचर एक्चुअली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। देखिए डिग्रीज ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो डिग्रीज होती हैं इसको हम लोग सेल्सियस स्केल से मापते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में तो जो है स्टैंडर्ड ये होता है, ठीक है। देख लीजिए द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन ड्राई डे एंड नाइट एंड ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। ये ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए सुबह को बहुत ठंड है, ठीक है। अब दोपहर आ गया, दोपहर को क्या हुआ, हॉट हो गया, ठीक। अब फिर उससे नाइट आ गया तो फिर से कोल्ड हो गया, ठीक। सिर्फ यही नहीं होता है भाई साहब, सिर्फ यही नहीं होता है, और भी तरीके होते हैं, ठीक है, और भी तरीके होते हैं निकालने के। चलिए देखिए क्या होता है। मैंने आपको शायद पढ़ाया होगा कि ये कुछ कैटेगरीज में हम लोग सीज़न को ये करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे समर हो गया, फिर विंटर हो गया, ठीक है। तो ये जो सीजन्स हैं, ये सीजन्स के अकॉर्डिंग भी हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। अब देख लीजिए एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए इन्फ्लुएंस होता है हमारा टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो वो उसको क्या कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। ये जानना आपको जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब देख लीजिए इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन क्या है? जो इंसोलेशन तो मैंने बता दिया। अब इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन है एक्चुअली में जो सोलर एनर्जी, ठीक है, अर्थ कंज्यूम करता है, ठीक है सर, इंटरसेप्टेड करता है, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, उसको आइसोलेशन कहते हैं, आइसोलेशन, ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंडर्स सेल्सियस। ये याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है, ये आ सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं इसमें से कि इसका आविष्कार किसने किया, ये कौन इन्वेंट किया, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या, एंडर्स सेल्सियस। इन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेज एज 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो सबको पता है, एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी सबको पता है, ठीक है। अब आते हैं एयर प्रेशर। देखिए इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर दैट वी कैन लिव ऑन आवर अर्थ। अगर ये नहीं होता तो क्या होता पता है,
अगर एयर प्रेशर हमारे शरीर में भी काम नहीं करता और डायरेक्टली ऊपर से एयर प्रेशर हम लोग को एटमॉस्फेयर देता तो हम लोग यहाँ पर ब्लास्ट हो जाते, ठीक है। जैसा मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में जाता है, ठीक है, अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया, अब वो बिना स्पेस सूट के चला जाता है, ठीक है, स्पेस सूट के बिना चला गया, ठीक है, क्या होगा वहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा है, ठीक है, इतना ज़्यादा है, क्या होगा वो पूरा ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है, उसका कुछ रहेगा ही नहीं, उसका एक टुकड़ा भी खोज के नहीं पा सकेंगे कोई, ठीक है। तो देख लीजिए, we can live in our earth and it's always moves from high pressure areas to low pressure areas। सॉरी, मैंने जो बताया स्पेस में जो ये है ना, जो एयर प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये नहीं होता है, ठीक है। इसके चलते ही क्या होता है, जो डिसबैलेंस होता है एयर प्रेशर में, जो डिसबैलेंस होता है उसके चलते क्या होता है, अगर कोई जाएगा तो उसका वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, विदाउट स्पेस सूट के। तो ऐसा होता है। तो इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। देखिए हमारा जो विंड है ना, वो क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं परमानेंट विंड। विंड को कुछ पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, ठीक है, विंड को हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें से पहले तो हो गया हमारा परमानेंट विंड, ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा सीजनल विंड, ठीक, और एक हो गया क्या, और एक हो गया हमारा लोकल विंड, ठीक है, लोकल विंड, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं विंड को। अब देख लेते हैं परमानेंट विंड्स क्या है। परमानेंट विंड्स, द विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू द ईयर इज कॉल्ड परमानेंट विंड्स। जो पूरा ईयर, ठीक है, पूरा जो ईयर है, पूरा ईयर है, पूरे ईयर के थ्रू वो जो मूव करते हैं परमानेंटली, उसको परमानेंट विंड कहते हैं। ये याद रखना बहुत आसान है। दे ऑल्सो ब्लो कॉन्स्टेंटली इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ब्लो करते हैं, ठीक है, एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ परमानेंट विंड्स, बहुत टाइप्स होते हैं। ट्रेड विंड्स, दिस आर परमानेंट विंड फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन फ्लोज इन अर्थ्स इक्वेटर रीजन बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सीजनल विंड। सीजनल विंड क्या होता है देख लेते हैं। द विंड्स दैट चेंजिंग देयर डायरेक्शन ऑन विथ ऑनसेट ऑफ डिफरेंट सीजन्स, दिस आर हेंस कॉल्ड एज सीजनल विंड्स। ये मानसून इज टाइप ऑफ सीजनल विंड, ठीक है, ये मानसून जो है ना, ये सीजनल विंड का टाइप है। द लो लैटिट्यूड क्लाइमेट्स दैट सीजनली चेंज द डायरेक्शन बिटवीन विंटर एंड समर। तो ये जो लो लैटिट्यूड है ना क्लाइमेट, तो ये क्या होता है कि सीजनली चेंज करता रहता है अपना डायरेक्शन फ्रॉम बिटवीन विंटर एंड समर, समर और विंटर के दौरान, ठीक है। जो लोकल विंड्स होते हैं ना, लोकल विंड्स आर विंड्स दैट ब्लो ओवर ए लिमिटेड एरिया, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और यहाँ से एक ये है आसाम है, ठीक है, आसाम है। तो यहाँ पर हमें जो विंड मिलेगा और यहाँ पर जो विंड मिलेगा, ठीक है, कुछ डिफरेंट होगा, कुछ डिफरेंट होगा। मैं सब नहीं कहता, लेकिन कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, ये डिफरेंसेस क्या, ये जो विंड का जो डिफरेंस है इसको क्या कहते हैं, ये लोकल विंड है, ठीक है। ये जो डिफरेंसेस दिखाई मिलता है इसको लोकल विंड कहा जाता है, क्योंकि ये एक लिमिटेड जगह में ही अवेलेबल होता है, ये सब जगह में अवेलेबल नहीं होता है, दैट्स वाई इज कॉल्ड लोकल विंड, ठीक है। ये लोकल एरिया में अवेलेबल होता है, ये याद करने के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है, माइंड में। अब देख लीजिए, लोकल विंड्स ब्लो बिटवीन स्मॉल लो एंड हाई प्रेशर सिस्टम्स, ठीक है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल ज्योग्राफी। अब देख लीजिए
नियरनेस टू एन ओशन, लेक, माउंटेन रेंज कैन अफेक्ट लोकल विंड्स। अब देख लीजिए आपका प्लेस जो है वो ओशन से कितना सामने है, वहाँ पर कोई लेक है कि नहीं, माउंटेन रेंज है कि नहीं, ये सब कारण होते हैं क्या जो लोकल विंड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा आज का लेक्चर। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, इससे ज़्यादा कष्ट कभी हुआ नहीं और मैं चाहता भी नहीं। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। इसका PDF जो है हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसमें आपको सारी वीडियो के लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।